जी, 2 बातें महत्वपूर्ण हैं। एक तो ये कहना कि आरएसएस प्रमुख का ये संभावना भी जताना कि राहुल गांधी की यात्रा पर उनकी प्रतिक्रिया है। जितना आरएसएस को समझते हैं हम लोग, मैं समझता हूँ, वो तुरंत प्रतिक्रिया देने वाले लोग नहीं हैं। और खास तौर से जब सरसंघ चालक को इंटरव्यू दे रहे हों। आपने इसके इंटरव्यू की भूमिका में भी देखा होगा कि हितेश शंकर और जो ऑर्गेनाइजर के एडिटर हैं केतकर, केतकर। उन्होंने भी इस बात का ज़िक्र किया है कि 2 साल से कोरोना की वजह से कोई इंटरव्यू नहीं हो पाया था। ऑर्गेनाइजर और पांचजन्य तो मुखपत्र हैं आरएसएस के, उसमें तो इसलिए एक विस्तृत इंटरव्यू है। और जैसा आपने भी ज़िक्र किया कि वो विस्तृत इंटरव्यू में उन्होंने बहुत सारे विषयों पर बात की है। राहुल की यात्रा पर यदि बात होती तो राहुल की यात्रा पर या राहुल गांधी पर भी सरसंघ चालक ने कोई जवाब या सवाल पर कोई बात नहीं हुई है, मतलब उनका कोई रेफरेंस नहीं है। लेकिन बहुत सारी चीजों का रेफरेंस है। राहुल गांधी की यात्रा का बिना रेफरेंस भी ये है कि वो जिस तरह से लगातार आरएसएस पर अटैक कर रहे हैं, जिस तरह से बात कर रहे हैं, उसका जवाब बिना उनको रेफरेंस में लिए ऐसा शायद आरएसएस समझता होगा। तो इस बात का जिक्र करना और बार-बार आरएसएस को लेकर मुसलमान के साथ संबंध, मुसलमानों के साथ रिश्ते, मुसलमानों के साथ व्यवहार पर जो टिप्पणी होती है, हमला होता है, उसका जवाब देने के लिए सरसंघ चालक के लिए ये बेहतर एक माध्यम हो सकता था, क्योंकि ऑर्गेनाइजर और पांचजन्य में जो बात वो कहेंगे वो वैसे के वैसे छपेगी। कोई अतिरिक्त बात नहीं है, कोई उसमें जोड़-तोड़ नहीं है। और उसमें जो महत्वपूर्ण बात की, मैं उसमें बड़ा बदलाव नहीं देखता। एक बदलाव जो आपने भी नोटिस किया वो ये है कि इस बार उन्होंने कहा है कि हिंदुओं में भी एक उग्रता है। 1000 साल का जो युद्ध चल रहा है, जिसे हम मुगलों के युद्ध से, मुगलों के शासन से बात करते हैं। 2 बातों पर मैंने नहीं देखा था कि सरसंघ चालक कभी ऐसे बोलते हों। उन्होंने कहा कि ये छोड़ना पड़ेगा कि हम बड़े हैं, हमें बड़ा होना छोड़ना पड़ेगा, हम अलग हैं, ये छोड़ना पड़ेगा। ये मुसलमानों के लिए उन्होंने कहा है। बाद में उन्होंने कहा कि हिंदुओं में भी अगर ऐसी सोच है तो उसे छोड़ना पड़ेगा। दूसरी बात जो महत्वपूर्ण कही, वो मुझे थोड़ी गंभीर ज़्यादा लगी, जिसमें उन्होंने कहा कि उग्रता अंदर मतलब इसमें हो रही है, नाराज़गी दिखाई दे रही है, जो नहीं होनी चाहिए। ये ऐड उन्होंने किया कि जो नहीं होनी चाहिए, लेकिन ये पहली बार मैंने सरसंघ चालक के बयान में इस तरह की बात देखी है कि उग्रता है। और उग्रता का मतलब वो रिपरकशन के तौर पर बता रहे हैं, या रिटेलिएशन के तौर पर बता रहे हैं, या प्रतिक्रिया के तौर पर बता रहे हैं कि ऐसा होगा तो ये होगा। तो ये गंभीर मसला है। और सरसंघ चालक बार-बार मैं देख रहा हूँ कि देवरस के बाद, बाला साहब देवरस के बाद मोहन भागवत जी इस बात की चर्चा करें कि हिंदू और मुसलमानों के बीच एक बेहतर तारतम्य बने, एक बेहतर रिलेशनशिप बने। लेकिन बहुत सारी अड़चन है, ये उनके इंटरव्यू से लग रहा है मुझे। बिल्कुल। नीलांजन दा, आपसे संपर्क दोबारा हो गया। ये जो पहली बात तो कि आपकी पहली प्रतिक्रिया इस इंटरव्यू पे क्या है? आप इस इंटरव्यू को किस संदर्भ में देखते हैं, किस कॉन्टेक्स्ट में देखते हैं? मैंने जो विजय जी से सवाल पूछा था वही सवाल आपसे भी है। क्या ये मौजूदा जो राहुल गांधी की पदयात्रा है, जिस पर लगातार आरएसएस की विचारधारा पर हमले कर रहे हैं, क्या उसका जवाब देने की कोशिश है, या 2024 का जो चुनाव है उसके संदर्भ में अभी से एक नैरेटिव सेट करने की कोशिश है, या फिर संघ की का जिस तरीके से विस्तार हो रहा है उस संदर्भ में अपने काडर से बात करने की कोशिश है? आपको अनम्यूट करना पड़ेगा नीलांजन दा। यस यस। मैं ये कह रहा हूं कि किसी एक कारण की वजह से शायद ये लंबा चौड़ा इंटरव्यू नहीं प्लान किया गया। ये जाहिर सी बात है प्लान्ड इंटरव्यू है, क्योंकि दोनों जो एडिटर्स हैं पांजन्य और ऑर्गेनाइजर के नागपुर जाके वहां पे इंटरव्यू किए हैं, तो एक सर्टेन प्लानिंग थी। और एक तरह से मैं कहूंगा कि प्री वर्क्ड आइडिया भी रहा होगा कि क्या हम बात करेंगे। मोहन जी भी तैयार रहे होंगे, और इन लोगों ने भी मतलब ये नहीं कह रहा हूँ कि बने बनाए सवाल पूछे गए, लेकिन एक तरह से एक अंडरस्टैंडिंग रही होगी हम किन किन मुद्दों के ऊपर बात करेंगे। क्योंकि ऐसे तो आप समझे कि घंटों बात हो सकती है। तो मेरा जो पहला सबसे रिएक्शन था कि ये इंटरव्यू जो है ये एक पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ से बोली जा रही है। मेरे ख्याल से मतलब ये सबसे पहले समझना पड़ेगा कि जो संघ में एक हमेशा से डिफिडेंस नजर आता था। हम लोगों को करीब 35-40 साल हो गए संघ परिवार को क्लोजली फॉलो करते हुए, तो एक हमेशा एक सेंस ऑफ डिफिडेंस दिखाई देता था। उसका जिक्र भी करते हैं कि पहले जैसा वातावरण नहीं है कि हम पे लगातार हमले हो रहे हैं। वो ये सब चीजें बोलते हैं कि
वो जमाना खत्म हो गया है जब हमारे ऊपर इतना ऑपोजिशन होता था, हम पे लोग कंटेम्प्ट की नजर से देखते थे। अब एक तरह से लोग हमारी तरह सोचने लगे हैं। वो यहाँ तक बोलते हैं कि लोग हमारी तरह जो सोच रहे हैं वो ना सिर्फ हिंदुस्तान या भारत में सोच रहे हैं, बल्कि दुनिया के लोग भी हमारी तरह या फिर हिंदुओं की तरह सोचने लगे हैं। दो मोटी बातें बोलते हैं। वो बोलते हैं कि जो हिंदू धर्म में जो पर्यावरण का जो मुद्दा है या फिर परिवार का जो है, तो दोबारा से जो हिंदू पर्सपेक्टिव है उस पर्सपेक्टिव में देखा जा रहा है। ये सही क्लेम है या गलत क्लेम है, मैं उसके ऊपर नहीं जा रहा हूं, लेकिन इसमें एक चीज समझ में आता है कि वो बहुत कॉन्शियस हैं कि आज हमारे पास सत्ता है। मतलब ये एग्जैक्टली यही शब्द नहीं इस्तेमाल करते अगर हम लोग, लेकिन क्लियरली जो अनस्पोकन है कि आज हम इस एक पोजीशन ऑफ पावर में हैं, क्योंकि हमारे लोग इस देश की सरकार चला रहे हैं। वो बोलते हैं एक जगह कि स्वयंसेवक अब आज सरकार में है, पॉलिसी बना रहे हैं। तो सबसे पहले तो मेरा ये इस बात पे मेरा ध्यान गया था कि इसको इन्होंने एम्फेसाइज किया। बाकी चीजें जो हैं एक तरह से रीटरेशन ऑफ मतलब जो पुरानी जो संघ की जो पर्सपेक्टिव्स हैं, खासतौर से सिविलाइजेशनल इश्यूज पे किस तरह से बोलना कि हिंदुस्तान तो मतलब हिंदू राष्ट्र है ही। एक तरह से मैं ये भी बोलूंगा कि इस इंटरव्यू में थोड़ा सा और क्लियर जो विश्व भर में जो हिंदू अवेकनिंग की बात करते हैं, जिसकी तरफ वो बोलते हैं, वो बहुत महत्वपूर्ण है। क्योंकि एक तरह से जब हम सावरकर को थोड़ा सा और डीपली पढ़ने की कोशिश करते हैं तो हमको क्लियरली समझ में आता है कि सावरकर के लिए तो हिंदू राष्ट्र तो गिवन आइडिया था ही, लेकिन वो एक तरह से हिंदू साम्राज्य की बात कर रहे थे। तो अब संयोग की बात है कि मतलब अवॉइड नहीं किया जा सकता, ये इंटरव्यू छपने के ठीक 2 दिन पहले भारतीय प्रवासी दिवस का बड़ा चौड़ा उद्घाटन हुआ, जिसमें सूरीनेम और गयाना के राष्ट्रपति मतलब जो प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति आए। बात और की गई, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी वहां पे भाषण दिया। तो एक तरह से एक ग्लोबल हिंदू फ्रेटर्निटी की बात हो रही है, जिसका जिसका मतलब जो साथ आ रहे हैं सिर्फ इस वजह से कि हिंदू हैं और अपने आप को एक तरह से पावर ब्लॉक की तरह पोजीशन कर रहे हैं, जिस तरह से बाकी धर्म के लोग भी एक तरह से ब्लॉक्स होते हैं। क्रिश्चियन ब्लॉक है, इस्लामिक ब्लॉक है, तो उस तरह से हिंदू ब्लॉक क्यों नहीं हो सकता, इसकी आवाज सुनाई देती। तो इसके थोड़े बहुत गूंज सुनाई देती है मेरे को मोहन जी के इस पर्टिकुलर इंटरव्यू में। निरंजन, यहाँ एक बड़े बड़े दिनों के बाद, बल्कि मुझे ध्यान नहीं पड़ा क्योंकि इस बात का जिक्र तो सावरकर के की अपनी थीसिस में है, और कहीं ना कहीं गोलवलकर भी इस बात का जिक्र करते हैं कि हिंदू समाज लगभग 1000 साल से एक युद्ध में है। जी। ये जो सेंटेंस है, जहां तक मुझे ध्यान पड़ता, मैंने देवरस में इस बात को नहीं पढ़ा है, और उनके बाद के जो आरएसएस प्रमुख हो, तो इस बात का एम्फसाइज करने की जरूरत क्यों है कि हिंदू समाज लगभग 1000 साल से एक युद्ध में है। विदेशी लोग, विदेशी प्रभाव, विदेशी षड्यंत्र, इनमें एक लड़ाई चल रही है, और एक और लड़ाई है जिसकी तरफ हमने हिंदू समाज को आगाह किया, वो लड़ाई अंदर की लड़ाई है। ये क्यों कह रहे हैं 1000 साल की लड़ाई? क्या वो डायरेक्टली मुसलमानों को टारगेट कर रहे हैं, या मुसलमानों को? 1000 साल से तो मुसलमान ही थे इस देश के अंदर। नहीं, देखिए, आप अगर भारतीय जनता पार्टी के इस दौर में राजनीति में सत्ता में आने की जो का जो प्रोसेस था, उसको अगर आप देखें तो सबसे पहले 2012-2013 ऑनवर्ड के भाषण में, आप अगर मोदी जी के भाषण में जाके देखते हैं तो सबसे पहली बार नेशनल पॉलिटिकल डिस्कोर्स में 1200 साल की गुलामी, वो तो मतलब और पीछे जाते हैं, 1200 साल 7वीं 8वीं 9वीं सेंचुरी से बात करते हैं कि जब से इस्लामिक पहले इन्वेडर्स उनके हिसाब से आते हैं हिंदुस्तान में, और उसके बाद से तो ये एक तरह से हमेशा कोशिश किया गया है। आप देखिए कि इंडियन काउंसिल ऑफ हिस्टोरिकल रिसर्च भी नए तरीके से हिंदुस्तान के इतिहास को कास्ट कर रहा है। हमारी जो पीरियडाइजेशन है, जिस तरह से हम लोग पीरियड्स में बांट रखे हैं इतिहास को, उसको भी दोबारा रीथिंकिंग करने की बात हो रही है। एक अलग प्री वैदिक एरा में जाने की बात हो रही है। तो एक तरह से पूरा एक ग्लोरियस लॉस्ट पास्ट की बात हो रही है, और लगातार ये
कैंपेन चलाया जाता है कि इसको पूरी तरह से इरेज कर दिया गया है 1200 साल में, जिस पीरियड में सल्तनत या मुगल बादशाह हिंदुस्तान में रूल कर रहे थे। वो जब हिंदुस्तान में इस्लाम की बात करते हैं, हमको ये बहुत ध्यान देने की बात है कि हिंदुस्तान में इस्लाम का एडवेंट सबसे पहले उत्तर भारत में नहीं हुआ था 8वीं या 9वीं शताब्दी में, लेकिन सबसे पहले अगर हिंदुस्तान में कहीं आया था तो वो केरल में कोस्टल एरिया में आया था, कई शताब्दी पहले आया था। लेकिन समस्या क्या है, ये मैं काफी दिनों से आर्ग्यू करता आया हूं कि संघ परिवार के पर्सपेक्टिव में जो भारत का जो आइडिया है वो एसेंशियली उत्तर भारतीय या पश्चिम भारतीय है। तो इसी की वजह से वो इस्लाम और जगह केरल जैसे एरिया में किस तरह से आया और वहां के समाज में किस तरह से इंटीग्रेट किया, वो कभी उनके लिंगुआ फ्रैंकुआ में नहीं शामिल होते हैं। वो हमेशा उत्तर भारत की ही बात करते हैं। इसीलिए बोला जाता है, अभी भी इस इंटरव्यू में उन्होंने 1000 साल की बात की, और जो सारे के सारे जो जनरलाइजेशंस हैं, बहुत ब्रॉड जनरलाइजेशंस और स्वीपिंग स्टेटमेंट्स हैं, उनका ये क्लियर स्पष्ट मानना है कि आज के तारीख में जो हिंदुस्तान में जो मुसलमान हैं वो या तो अपने आप को हिंदू कहें, अगर वो अपने आप को हिंदू मुसलमान ना कहें तो वो विदेशी मुसलमान हैं। वो सन्स या डॉटर्स ऑफ द सॉइल नहीं हो सकते जब तक वो अपने आप को हिंदू मेन स्ट्रीम में पूरी तरह से शामिल ना कर लें। ये एक तरह से बहुत कैटेगोरिकल रीअसर्शन है। अच्छी तरह से ठंडे दिमाग में सोच के एक ब्लूप्रिंट पेश किया गया है ताकि इस आर्गुमेंट को 2024 के लोकसभा चुनाव, अभी 2023 में कई जगह और असेंबली इलेक्शंस के चुनाव है, तो इस आर्गुमेंट को संघ परिवार का जो फुट सोल्जर है वो जाके गली गली गांव गांव में जाके इसका और प्रचार करेगा। बिल्कुल। विजय जी, क्या ये